हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजय पांडे और आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अजय पांडे लेक्चर्स में। हम लोग गास के प्रमेय का अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं और हमने पिछले वीडियो में भी गास के लगभग 2 अनुप्रयोग बता दिए हैं और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे गास के प्रमेय का तीसरा अनुप्रयोग। तो यहाँ पर हम लोग गास के प्रमेय का अनुप्रयोग करके अलग अलग आकृति वाले चालक अचालक वस्तुओं के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम एक मूल चीज बता दें कि गास के प्रमेय का अनुप्रयोग करके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करते हैं। थोड़ा सा शार्ट में एक चीज हम बता दे रहे हैं, आप इसको हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि यही चीज हम पिछले वीडियो में भी प्रयोग किए हैं और यहाँ पर भी हम लोग वही चीज प्रयोग करने वाले हैं कि गास के प्रमेय से हम लोग कैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है वैद्युत फ्लक्स के बारे में, तो वैद्युत फ्लक्स के बारे में हमने पढ़ा है, तो वहां पर हमने एक फार्मूला निकाला था वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से। वहां पर एक फार्मूला हमने बताया था फाई ई इक्वल टू वैद्युत फ्लक्स का जो फार्मूले के हिसाब से जो परिभाषा के हिसाब से फार्मूला है वो आपका है ई डी एस कॉस थीटा, एक ये भी था, और इसी को थोड़ा सा सदिश रूप में अगर लिखते हैं तो वेक्टर ई वेक्टर डी एस। तो ये उसके परिभाषा के अनुसार सूत्र है, मतलब कि वैद्युत फ्लक्स का जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से ये फार्मूला हुआ। लेकिन इसी वैद्युत फ्लक्स को गॉस ने एक अलग तरीके से निकाला और गॉस ने कहा कि वैद्युत फ्लक्स इसके बराबर भी होता है। तो यहां पर हम लोगों को मिल गया वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करने के लिए 2 फार्मूला, एक परिभाषा से मिला, दूसरा गॉस ने दिया। लेकिन अगर हम बात करें किसी एक विशेष पृष्ठ की, अगर इसी को हम एक पृष्ठ मान लें और इस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालें, चाहे किसी भी फार्मूले से, वो हम परिभाषा वाला फार्मूला यूज करें या गॉस का प्रमेय वाला फार्मूला यूज करें, हम किसी फार्मूले से निकालें तो दोनों फार्मूले से अगर निकालें वैद्युत फ्लक्स तो दोनों से तो इक्वल आएगा, क्योंकि हम निकाल तो इसी पृष्ठ के लिए रहे हैं। तो चाहे हम कोई भी फार्मूला लगा लें, अगर इस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हम किसी भी फार्मूले से निकालते हैं तो सबका रिजल्ट क्या आएगा, एक ही आएगा। तो वही चीज है कि जिस भी पृष्ठ के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको निकालना होता है गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग करके, तो हम क्या करते हैं कि एक बार उस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स परिभाषा वाले फार्मूले से निकालते हैं और उसी पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स गॉस के प्रमेय से निकालते हैं। और चूंकि दोनों वैद्युत फ्लक्स हम एक ही पृष्ठ के लिए निकाल रहे हैं 2 अलग अलग तरीके से, इसलिए दोनों क्या आता है, बराबर आता है। और फिर इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, इन दोनों को बराबर कर देते हैं इस प्रकार बराबर कर देते हैं और फिर इसको पक्षांतर करके हम इधर भेज देते हैं और वैद्युत क्षेत्र E का मान निकाल लेते हैं। तो यही चीज हम करते हैं और यही चीज हम इस टॉपिक में भी करने वाले हैं। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं ये है गास के प्रमेय का तीसरा अनुप्रयोग और इस टॉपिक का नाम है एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जैसा कि आपको यहाँ पर चित्र में दिखाई दे रहा है कि यह एक अनंत चादर है और यह चादर एक समान रूप से आवेशित है और इस चादर के कारण हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो इसके लिए हमने क्या लिया है कि बाहर एक बिंदु P लिया है और बिंदु P जो है इस चादर से कितना दूरी पर है, R दूरी पर है, और इसी R दूरी पर स्थित जो बिंदु P है उस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। किसके कारण, तो अनंत समतल चादर के कारण गॉस के नियम का अनुप्रयोग करके। तो हम लोग लिखेंगे क्या कि माना एक समान आवेशित अनंत समतल चादर का एक समान पृष्ठीय घनत्व सिग्मा है। यह एक अनंत समतल चादर है जो कि आवेशित है और हमने मान लिया है कि इस पर कितना आवेश है, Q, एक समान रूप से आवेश वितरित है और इसका पृष्ठीय घनत्व सिग्मा है।
अब यहाँ पर एक नया शब्द आ रहा है कि पृष्ठीय घनत्व क्या है। तो हम अभी बताएंगे पृष्ठीय घनत्व क्या है, पहले आप लिखना क्या है इसको समझ लीजिए। तो माना एक समान आवेशित अनंत समतल चादर का एक समान पृष्ठीय घनत्व सिग्मा है। चादर से r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। इस चादर से r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये हमारा इसका इंस्ट्रक्शन हुआ। अब यहाँ पर एक शब्द है कि पृष्ठीय घनत्व सिग्मा क्या है, इस चादर का पृष्ठीय घनत्व सिग्मा क्या है। तो चादर का पृष्ठीय घनत्व सिग्मा को पहले समझ लेते हैं कि पृष्ठीय घनत्व होता क्या है। तो इस पर जैसा कि हमने बताया है कि कुल आवेश कितना है, Q है। इस पर हमने बताया कि कुल आवेश कितना है, Q है। और हम यह कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि इसका पूरा क्षेत्रफल कितना है, A है। हम कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि ये जो चादर है वो चादर का क्षेत्रफल कितना है, A है। तो अब हम कह सकते हैं कि A क्षेत्रफल वाले चादर पर कितना आवेश है, Q। तो अब यहाँ पर कहा जाए कि एकांक क्षेत्रफल पर कितना आवेश बनेगा, एकांक क्षेत्रफल पर कितना आवेश बनेगा। तो इस Q में क्या करते हैं, A से भाग कर देते हैं। और जब A से भाग कर देते हैं तो वही क्या निकलता है, पृष्ठीय घनत्व सिग्मा निकलता है। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि इस आवेश पर, इस चादर पर 100 कूलाम का आवेश है और चादर का क्षेत्रफल है 20 मीटर स्क्वायर। आवेश हमारा कितना है, कुल आवेश 100 कूलाम और कुल क्षेत्रफल कितना है, 20 मीटर स्क्वायर। तो हम कहें कि 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले चादर पर कितना आवेश होगा। तो 20 से भाग कर देंगे तो यहाँ पर 5 आएगा, मतलब कि हर एकांक क्षेत्रफल पर 5 कूलाम का आवेश है और यही 5 कूलाम क्या कहलाता है, पृष्ठ घनत्व कहलाता है। तो ये आपका रहा पृष्ठ घनत्व। अब यहाँ पर एक आपको चीज याद करना पड़ेगा कि इस चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कैसे करते हैं। तो जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात किया जाता है या ज्ञात करना होता है तो हम क्या करते हैं कि एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। और वो गॉसियन पृष्ठ इस प्रकार लिया जाता है कि वह उस बिंदु से होकर जाए जहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम यहाँ पर एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे और गॉसियन पृष्ठ की जो कल्पना करेंगे वह गॉसियन पृष्ठ हमारा बेलनाकार होगा। यही चीज बस इसमें याद रखना है कि इस समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने में जो गॉसियन पृष्ठ लिया जाता है वो बेलनाकार लिया जाता है। और बेलनाकार किस प्रकार लिया जाता है इसको आप समझ लीजिए। इसके लिए क्या किया जाता है कि यहाँ पर एक क्षेत्रफल अवयव यस, यहाँ पर एक क्षेत्रफल अवयव यस ले लेते हैं। वैसे कि ये अनंत क्षेत्रफल का चादर है तो उसी में से एक सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव क्या ले लेते हैं, यस ले लेते हैं। और इस यस को ही आधार मानकर हम यहाँ पर एक बेलन की कल्पना करते हैं। हम यहाँ पर देखिए एक बेलन की कल्पना कर लिया और जितना लंबाई बेलन का चादर के एक साइड होता है उतना ही लंबाई दूसरे साइड भी आपका रहेगा, मतलब कि इसको ऐसे कर लेना है। और देखिए हमने यहाँ पर एक काल्पनिक बेलन मान लिया। अब कह सकते हैं कि ये जो बेलन है वो हमारे बिंदु P से होकर जा रहा है, ये आपका बिंदु P है। तो यही हमारा गॉसियन पृष्ठ होगा। और गॉसियन पृष्ठ की यह विशेषता है कि ये आपका, इसको सेंटर मान के चलिए और सेंटर से r दूरी पर यह इधर है और यहीं से r दूरी पर यह इधर है। मतलब कह सकते हैं कि जो संपूर्ण बेलन की लंबाई है गॉसियन पृष्ठ की वो कितना है, 2r है। और चूंकि हम इसी क्षेत्रफल को आधार मानकर हम बेलन खींचे हैं तो इस पृष्ठ का भी क्षेत्रफल यही यस होगा, इस पृष्ठ का भी क्षेत्रफल यस होगा। तो ये हमारा क्या रहा, गॉसियन पृष्ठ रहा। अब हम क्या करेंगे कि इतना दूरी पर, क्योंकि कोई जरूरी थोड़ी है कि आदमी राइट में ही r दूरी पर निकालेगा, वो तो लेफ्ट में भी r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र पूछ सकता है, ऊपर भी पूछ सकता है, नीचे कहीं पूछ सकता है। तो हम
सार्वजनिक सबके लिए एक ही बार निकालेंगे, तो इसीलिए दोनों तरफ लिया जाता है। यदि आप बेलन को ऐसे लेते ऊपर नीचे, तो नीचे भी लेना पड़ता और ऊपर भी लेना पड़ता, तो किसी भी प्रकार से ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, रिजल्ट वही आएगा। तो ध्यानपूर्वक समझना है कि हम करने क्या जा रहे हैं। तो हमने गासियन पृष्ठ की कल्पना कर लिया। अब यहाँ पर इस पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। जैसा कि हमने बताया है कि वैद्युत फ्लक्स एक बार हम क्या करते हैं कि उस परिभाषा वाले फार्मूले से निकालते हैं और एक बार गॉस के प्रमेय वाले फार्मूले से निकालते हैं और दोनों को बराबर कर देते हैं, पक्षांतर कर कर ई का मान निकालते हैं। तो इसके लिए हमको पहले वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना पड़ता है। तो वैद्युत फ्लक्स हमको ज्ञात कहाँ से करना पड़ता है कि जो आपका गासियन पृष्ठ होता है, तो उस गासियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला ही वैद्युत फ्लक्स हमको ज्ञात करना होता है। तो यहाँ पर गासियन पृष्ठ तो इतना लंबा हमारा है, तो गासियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करने के लिए दो चीज चाहिए। गासियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करने के लिए दो चीज चाहिए, एक चाहिए वैद्युत क्षेत्र और दूसरा चाहिए क्षेत्रफल सदिश। तो यहाँ पर Q आवेश है और जहां पर आवेश होता है वहां पर वैद्युत क्षेत्र होता है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र होगा। और चूंकि ये जो चादर है वो इस प्रकार है, इस प्रकार, तो किसी चादर के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, तो चादर के कारण वो सीधे क्या होती है, लंबवत होती है बाहर की तरफ। तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको हम यहाँ पर नीचे लिख देते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारा इधर होगा, इस दिशा में ई, यहां से भी इसको नीचे लिख दे रहे हैं, इस दिशा में क्या होगा, ई। अब अगर यहां पर इस बेलन के पृष्ठ की बात करें, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र है, आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र है तो वैद्युत बल रेखाएं होंगी। जब वैद्युत बल रेखाएं होंगी तो वही वैद्युत बल रेखाएं इन पृष्ठ से गुजरेगी और वैद्युत बल रेखाओं को ही फाइनली हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं। तो यहां से वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है, लेकिन यहाँ पर एक नया चीज है कि जो वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है वो इसके वक्र पृष्ठ, ये वक्र पृष्ठ होता है, इसके वक्र पृष्ठ से भी गुजर रहा है और इसके इस सपाट पृष्ठ से भी, समतल पृष्ठ से भी गुजर रहा है। जैसे मान लीजिए यही बेलन है तो इसके वक्र पृष्ठ से भी गुजर रहा है, इसके नजदीक कर दे रहे हैं, इसके वक्र पृष्ठ से भी गुजर रहा है और इसके सपाट पृष्ठ से भी गुजर रहा है। तो उस हिसाब से देखें तो वक्र पृष्ठ से भी वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है और दोनों ओर सपाट पृष्ठ से भी, समतल पृष्ठ से भी वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है। तो यहाँ पर हमको इन तीनों पृष्ठों, एक यह पृष्ठ, एक यह पृष्ठ और एक इसका वक्र पृष्ठ, तीनों पृष्ठों से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना होगा और वो परिभाषा के हिसाब से भी ज्ञात करना होगा और गॉस के हिसाब से भी ज्ञात करना पड़ेगा। और फिर लास्ट में क्या करेंगे, उसको बराबर कर देंगे। तो आइए शुरू करते हैं इसको। तो सबसे पहले वैद्युत फ्लक्स को ज्ञात करने के लिए हमको एक क्षेत्रफल सदिश लेना पड़ता है। तो चूंकि इसका क्षेत्रफल क्या है, यस है, तो इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो होगा ds। इसका क्षेत्रफल सदिश होगा ds और क्षेत्रफल सदिश जो होता है वो क्षेत्रफल के लंबवत होता है। तो क्षेत्रफल हमारा ऐसे है और इसके लंबवत क्षेत्रफल सदिश भी इधर की तरफ ही होगा, मतलब कि आपका ds भी इधर ही होगा। तो जैसे इधर होगा वैसे इधर भी होगा, ये भी आपका ds हो गया दोनों तरफ। तो ये तो समतल पृष्ठ के लिए हो गया EDS। और अगर वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है तो वक्र पृष्ठ पर भी एक क्षेत्रफल अवयव ds लेना पड़ेगा। और चूंकि यहां पर तो वैद्युत क्षेत्र इसी दिशा में है, लेकिन जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो तो पृष्ठ के कैसा होता है, लंबवत होता है। तो यहां पर जो ds होगा, ds वो इसके कैसा होगा, लंबवत होगा। मतलब कि यहाँ पर थीटा का मान कितना हो गया, 90 डिग्री, और यहाँ के लिए थीटा का मान कितना हो गया, 0। तो कुल मिला के इस गासियन पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है वो 3 जगह निकाला जाएगा। एक यहाँ निकालेंगे, इस समतल पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, इस समतल पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स और इस वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो सबसे पहले हम क्या निकाल रहे हैं कि वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि गासियन
पृष्ठ के वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, क्या करते हैं कि इसके वक्र पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स को φ1 मान लेते हैं, इधर वाले को φ2, इधर वाले को φ3, तीन जगह मान लेंगे। गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स φE1 या φ1 ही मान सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। φ1, तो φ1 का फार्मूला वही होगा वेक्टर E वेक्टर ds, इसको हम कह सकते हैं कि E ds cos थीटा। और जैसा कि यहाँ पर थीटा का मान 90 है, तो थीटा तो यहाँ पर क्या है 90 है, मतलब कि थीटा के 90 होने से φ1 क्या हो गया 0। ध्यान से समझना है कैसे, डायरेक्टली लिख दिए हैं। ये कुछ भी हो, ये ds का मान कुछ भी हो, अगर थीटा आपका 90 है तो cos 90 का मान कितना होता है 0, तो ये कुछ भी आ जाए, फाइनली जब गुणा हम करेंगे 0 तो क्या हो जाएगा 0। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए। मतलब कि इस गासियन पृष्ठ के वक्र पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हमारा कितना निकल गया 0। और अब निकालते हैं इसके समतल पृष्ठ से। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाला है कि जो कि बेलन है, तो बेलन का जो ये दोनों समतल पृष्ठ होता है, ये दोनों तो इक्वल होता है, तो जितना वैद्युत फ्लक्स यहाँ से गुजरेगा उतना वैद्युत फ्लक्स यहाँ से भी गुजरेगा। तो हम एक का निकाल के क्या कर देंगे, उसका डबल कर देंगे। तो यहां हम निकाल दे रहे हैं कि अब समतल पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स बराबर वैद्युत फ्लक्स बराबर, तो समतल पृष्ठ कितना है 2 है, एक इसके लिए होगा एक इसके लिए होगा, तो ये भी फार्मूला तो वही लगेगा E ds cos थीटा। और ये हम इसको चलिए ठीक है E ds cos थीटा, और यहां भी फिर से हो जाएगा E ds cos थीटा। तो यहां चूंकि थीटा देखिए 0 है, तो का 0 का मान कितना होता है 1 होता है, मतलब कि E ds का 0 का मान 1, और यहाँ भी E ds का 0 का मान 1, तो ये हो गया 2E ds। ये कहाँ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है, इसके पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है, मतलब कि ये आप समझ सकते हैं यहाँ से। और वास्तव में ये जो ds क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल सदिश है, इसका संपूर्ण क्षेत्रफल है कितना है s है, तो इस ds को इस प्रकार ds न लिख के क्या लिख देंगे 2es। मतलब यह हुआ कि इन दोनों पृष्ठों से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है वो कितना हो गया 2es, और इसके वक्र पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना निकल गया 0। तो अब यहाँ पर अगर हम संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स की बात करें, तो वक्र पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स और प्लस इसके जो समतल पृष्ठ है उससे निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, दोनों को जोड़ देंगे तो कुल वैद्युत फ्लक्स निकलेगा। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं अतः कुल वैद्युत फ्लक्स इक्वल टू 0 अब प्लस यह, मतलब ये हो गया 2es, और कुल वैद्युत फ्लक्स को हम किससे दिखाते हैं φe से, तो ये निकला समीकरण नंबर 2। अब एक चीज आपको ध्यान रखना है कि ये वास्तव में यहां से आया है, ये वाला फार्मूला है। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं ना, तो ये वाला फार्मूला है E ds, यह वाला है, और यही ds क्या हो गया है केवल s हो गया है, सरफेस इंटीग्रल है।
तो यही ds क्या हो गया है, यहाँ पर s हो गया, क्योंकि हमने डायरेक्टली सीधा लिख दिया, क्योंकि हम लोग कई बार ऐसे करते चले आ रहे हैं, तो सीधे सीधे हमने यहाँ लिख दिया, इससे कोई दिक्कत नहीं, ये भी सही है, यहाँ से लिखेंगे वो भी सही है, दोनों सही है। तो यहाँ पर फाइनली हमने निकाला क्या कि इस गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स कितना निकल गया, 2Es। और अब गॉस के प्रमेय के हिसाब से निकालें, यदि हम यहाँ पर गॉस के प्रमेय के हिसाब से निकालें तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मिटाने की आवश्यकता है। अब यहाँ पर हम गॉस के प्रमेय के हिसाब से निकालें, परंतु गॉस के प्रमेय से फाई ई का मान होगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 3। मतलब कि इस गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स अगर हम गॉस के प्रमेय से निकालें तो वो निकलेगा फाई ई इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। और चूंकि इसके द्वारा जो होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है वो हमने किसके हिसाब से निकाला है, परिभाषा के फार्मूले से निकाला है तो इतना आया है, और गॉस के नियम से निकाला है तो इतना आया है, जबकि दोनों वैद्युत फ्लक्स एक ही पृष्ठ के लिए है। इसका मतलब दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो लिखेंगे समीकरण 2 तथा 3 से दोनों बराबर है, तो बराबर है तो बस क्या लिख देना है कि 2Es इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। और अब यहाँ से आप E का मान निकाल देंगे, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र ही तो निकालना है, तो E का मान निकालेंगे तो वो आ जाएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट तो पहले से है, और ये 2 और S यहाँ पर आ गया 2S। E का मान निकालना है तो बाकी पक्षांतर होगा, दोनों तो चला जाएगा नीचे। अब हम इसको मिटा दे रहे हैं क्योंकि इसका काम हो चुका है। अब यहां पर इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिख दें, Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट S। अब यहाँ पर S तो आपका क्षेत्रफल है, तो यहाँ पर हमने शुरुआत में ही सबसे पहले बताया था उसका पृष्ठ घनत्व। तो चूंकि पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, तो पृष्ठ घनत्व का मतलब होता है कि एकांक पृष्ठ पर आवेश। तो पृष्ठ घनत्व सिग्मा है तो कुल आवेश Q है, और एकांक पृष्ठ पर आवेश कितना है, तो एकांक पृष्ठ पर आवेश सिग्मा है। और एकांक पृष्ठ पर आवेश अगर निकालना है तो ऐसे कह सकते हैं कि जो S पृष्ठ पर कुल आवेश Q है तो एकांक पर निकालना होगा, तो उस S से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। मतलब कि इस Q बटा S के बदले में क्या लिख सकते हैं, सिग्मा। मतलब यह हुआ कि E इक्वल टू Q बटा S सिग्मा, और नीचे 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो निकला हमारा इस अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकला। तो बहुत कठिन नहीं है, कैलकुलेशन छोटा है, बशर्ते ध्यान से इसको समझना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, ताकि उनकी पढ़ाई भी चलती रहे। और फिर अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, गॉस के अनुप्रयोग से संबंधित ही। तब तक के लिए धन्यवाद।